हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इन द डिस्कशन ऑफ टेस्ट नंबर 4 फेज 2D सब्जेक्ट ऑफ कोर्स दैट इज फिजिक्स। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली इन अ स्फेरिकल रीजन सच दैट चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय दिस मच। आप देख सकते हैं स्फीयर के अंदर दिस इज द चार्ज डेंसिटी और स्फीयर के बाहर द चार्ज डेंसिटी इज 0। हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस स्फीयर। तो एक काम करते हैं, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस स्फीयर इज इंटीग्रल रो मल्टीप्लाइड बाय dv। ये है फॉर्मूला वेयर रो इज द चार्ज डेंसिटी। नाउ द वैल्यू ऑफ रो इज रो नॉट स्मॉल r बाय कैपिटल R। dv के बदले में 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dr और लिमिट है 0 टू कैपिटल R। तो ये कितना बन जाएगा, रो नॉट 4 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल R, अंदर जो है R और R स्क्वायर दैट इज R क्यूब का जो इंटीग्रेशन है दैट इज R रेज्ड टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लिमिट ऑफ R फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। लेट्स से दिस इज रो नॉट 4 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल R और ये बनेगा r raised to the power 4 divided by 4. So this comes out to be rho naught pi r cube, isn't it? क्योंकि 4 और 4 gets cancel, r और r4 बन जाएगा r cube. Well, ये था in the case of option number 1. By the way, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन है, हो सकता है पहला ही क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ जाए या बहुत मैथमेटिकल आ जाए, आपके एक्सपेक्टेशन से ज़रा हट के आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है दैट यू शुड मेंटेन योर कूल, यू शुड मेंटेन योर कंपोजर। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट आते ही 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्टार्ट पैनिकिंग और आप इस अपॉर्चुनिटी के फ़ायदे उठाओ। Now, if majority of students are panicking, you say, well, let me control my composure. Paper will give me enough opportunity to score. तो अगर ये सोच के अगर आप आगे बढ़ोगे, certainly निश्चित रूप में आप अपने competitor से आगे रहेंगे। तो ये सारी strategy देखो, examination is not only the game of academics, mindset का भी एक बहुत important game है। Let's go to question number 2. Consider two fixed positive charges, each of magnitude capital Q, and they are kept at a certain distance. ठीक है जी। A charge small q when kept at the midpoint on the line joining the two charges remains in equilibrium. कहने का मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q को मिड पॉइंट पे रखा गया है और ये जो गिवन चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए, वेदर पॉजिटिव नेगेटिव, वी हैव टू कमेंट ऑन दैट। जरा ध्यान से देखिए, इस चार्ज पे दिस चार्ज एंड दिस चार्ज विल एक्सर्ट द फोर्स। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, दिस विल रिपेल एंड द नेट फोर्स विल बी 0। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है, दिस विल अट्रैक्ट एंड दिस विल अट्रैक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो इक्वल है ही, so the net force again will be 0. दोनों ही सिचुएशन में फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज स्मॉल q दे आर इक्वल एंड अपोजिट। कहने का मतलब इन आइदर ऑफ द सिचुएशन, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, द सेंट्रल चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर ट्रैजेक्टरी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस असल में ट्रैजेक्टरी ना होके किसी भी गिवन पॉइंट पे द टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और द स्पेसिंग ऑफ द फील्ड से हम रिलेटिव मैग्नीट्यूड पता कर सकते। तो पहला ऑप्शन गलत है। वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ये वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन है लेकिन ये वेक्टर नहीं है, इसके पीछे की सोच कुछ और है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। Cross each other in the region between two unlike point charges. Electrostatic field lines cross कर ही नहीं सकते, so option number 3 incorrect. Do not form closed loops, ये सही है, so option number 4 is correct.
Question number 4, the insulation property of an air breaks down at this much. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट से भी देखिए तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में the dielectric breakdown will happen. Maximum charge that can be given to a sphere of diameter 5 meter is nearly. Diameter अगर 5 meter है, so the radius will be 2.5 meter. तो जी इलेक्ट्रिक फील्ड Q by 4 pi epsilon naught multiplied by r square है। और जब मैं मैक्सिमम चार्ज की बात करूं देन द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड आल्सो बी मैक्सिमम। भाई इससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, क्योंकि द मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड्स दिस वैल्यू एयर विल स्टार्ट कंडक्टिंग और स्फीयर में चार्ज नहीं रह सकता। सो दिस इज दैट गिवन सिचुएशन। अब तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन बना। 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट है 9 into 10 raised to the power 9 multiplied by QM by रेडियस स्क्वायर दैट इज 2.5 का स्क्वायर, और ये भी डिफिकल्ट कहाँ है 6.25 है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 multiplied by 10 raised to the power 6। नाउ सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन, आप बड़े इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यू वुड गेट इट एज 2 into 10 raised to the power -3 कूलम। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, एक अरेंजमेंट दिया गया है, चार्जेस आर शोन इन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम निकालना है। सबसे पहली बात, इफ इट इज अ डाइपोल द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम हैज टू बी 0। क्या है? जी हाँ, 2q minus q minus q, नेट चार्ज इज 0। अब इस 2q को आप इमेजिन कीजिए एज q and q, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज चार्जेस आर एडेड इन एल्जेब्रिक मैनर। ये -q और this q, this pair will form one dipole having moment in this direction. ये -q और this q will form another dipole having moment in this direction. और magnitude तो same है ही। magnitude की बात करें of one dipole, that is q multiplied by x। अब क्या करना है? इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। उसके लिए the angle between the vectors, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियरली साफ पता चल रहा है, जैसे ये वेक्टर को आप इधर एक्सटेंड करोगे, ये लाइन और ये लाइन के बीच का ये एंगल इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 60 डिग्री। सो व्हाट विल आई गेट? द नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 2a cos of 60/2। ऐसा ही होता है ना, अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है इक्वल्स टू a, द रिजल्टेंट विल बी 2a cos θ/2। यहाँ a के बदले में हमने डाइपोल मोमेंट लिख दिया। a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दैट कैन बी एनीथिंग। अब जी ये cos 30 है, तो cos 30 इज √3/2, तो ये बना √3 multiplied by p, एंड दैट इज √3 multiplied by q of x। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। ऑल राइट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अच्छा, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट pj कैप इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी, और ये एक मेटेलिक स्फीयर है, इसके अंदर डाइपोल इस डायरेक्शन में रखा गया, pj कैप, isn't it? Now, electric field at point P, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है ड्यू टू द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। अब कहाँ कहाँ चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे? वन एट द इनर सरफेस, अदर एट द आउटर सरफेस। इनर सरफेस पे देखो, चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड, लेकिन बहुत नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट मेक द फिगर इन दिस मैनर। एक बार मैं बस इस कैविटी, आई एम जस्ट मेकिंग दिस कैविटी हियर, ये है डाइपोल मोमेंट, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ना क्लियरली साफ दिख रहा है, इस नेगेटिव के बगल में एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस, और इस पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये चार्ज डेंसिटी निकाल पाना, इट्स अ वेरी वेरी टफ कैलकुलेशन। बट कुछ भी हो,
कुछ ऐसा ही एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर। लेकिन एक बात सच है, द टोटल चार्ज which is induced in the inner surface that would be equals to 0. ये सच है because the total charge of the dipole is 0. ये तो है charges induced on the inner surfaces. Charges यहाँ पर भी induced होगा outer surface में, और outer surface में the total charge induced will be 0. ऐसा क्यों? क्योंकि sphere का total charge 0 है, sphere को कोई charge हमने नहीं दिया है। इनर सरफेस में द नेट चार्ज इंड्यूस्ड इज 0, तो आउटर सरफेस में नेट चार्ज इंड्यूस्ड विल अगेन बी 0। अब सवाल ये भी उठता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल हैपन ऑन द आउटर सरफेस? वेल, कंडक्टर की एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी है, यू नो, द इफेक्ट ऑफ दिस डाइपोल एंड द इनर इंड्यूस्ड चार्ज विल बी 0 ऑन द आउटर सरफेस। तो कहने का मतलब आउटर सरफेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म। अब 0 चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराओ, इसका मतलब नो चार्ज विल बी प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। तो हमें एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मिला जैसे कि इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इनर सरफेस दिस, आउटर में 0। अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किसके कारण से? Electric field due to the charges induced inside and the electric field due to charges induced outside. तो एक काम करते हैं, निकालना है electric field due to the induced inner plus electric field due to induced outer, और कहाँ पर निकालना है? at P। अब जरा ध्यान से देखो, at P आउटर के कारण से द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर आती है, हाउ डू वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इनर सरफेस? इसके लिए अगेन वी अप्लाई अ प्रॉपर्टी, कैविटी की प्रॉपर्टी है। कैविटी की प्रॉपर्टी ये कहती है, द मोमेंट यू कम आउट ऑफ दिस, तो इसके अंदर जितने भी चार्जेस है उनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सो ये जो पॉइंट है इस कैविटी बाउंड्री के बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड द इंड्यूस्ड सम टोटल विल बी 0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड ऑन द इनर कैसे निकालेंगे? दैट विल बी माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट। कैसे आ गया? सीधी सी बात है, अगर डाइपोल और इंड्यूस्ड का रिजल्टेंट इफेक्ट बाहर 0 है, तो जितनी फील्ड डाइपोल के कारण से होगी, द सेम अमाउंट ऑफ फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन विल बी ड्यू टू द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस। यानी ले दे के अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल निकालनी है एट दिस गिवन पॉइंट, और उसको नेगेटिव साइन रख देना है। फॉर दिस डाइपोल दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट, so electric field due to the dipole will be Kp divided by distance from the center r है r cube in minus of j cap, because in the equatorial direction the field will be opposite to the dipole, और एक negative sign भी है। So ultimately this is the electric field due to the charges induced on the inner one, और outer तो 0 है ही है, so this is the net electric field because of the charges on the surface of the sphere. So Kp by r cube j cap कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2। कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही होते अगर इनके लेवल हायर बनाया जाए। ये बात सच है, नीट के हिसाब से दिस क्वेश्चन वी कीप इट इन द टफ कैटेगरी, लेकिन एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन का मिक्स एंड मैच आता है। एंड डोंट फॉरगेट दैट रूल ऑफ थंब, जो गोल्डन रूल है, अगर कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है, प्लीज डोंट पैनिक, आगे बढ़ो, और आगे पेपर आपको खूब सारे मौके दे देगा वेयर यू कैन स्कोर वंडरफुली। जबकि ऐसा ही मौका है जहां पर ज्यादातर भीड़ जब पैनिक करने लगती है, आप उस बात के फायदे उठाओ। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7।
नेटवर्क ऑफ 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। जरा ध्यान से देखो, ये 3 और 3 पैरेलल, तो ये 6 और 3 सीरीज, सो अपर ब्रांच that will be 2 microfarad. Likewise, lower branch that will also be 2 microfarad. Same ही तो arrangement है, just इधर उधर कर दिया। अब 2 microfarad parallel will be 4 microfarad, यानी कि option number 3. Question number 8 क्या कहता है? Two isolated metallic solid sphere of radii r and 2r are charged such that both have the same charge density. ठीक है? Spheres are located far away and connected by a thin conducting wire. The new charge density on the bigger sphere निकालना है। एक काम करते हैं, दो isolated metallic solid spheres है and इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, और ये दोनों के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। इसका मतलब first charge will be sigma into 4 pi r square. Second charge will be sigma into 4 pi 2r का whole square. So that will be 4r square. इससे आप multiply करें। Now इसको further आप एक काम कर लो, इसको थोड़ी देर q मान लो, तो ये बन जाएगा 4 times q। कैलकुलेशन को क्यों बल्कि बनाया है ना? Let's make it lightweight. अब जैसे हम इन्हें कनेक्ट करते हैं, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन विल हैपन, और हमारा फोकस बिगर स्फीयर में। सो हाउ मच विल बी द चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर? Q2 डैश, इसके लिए आता है सम ऑफ ऑल द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दिस रेडियस, जिस पे चार्ज निकालना है, बाय सम ऑफ ऑल द रेडियाई। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। Q1 प्लस Q2 करोगे, दैट विल बी 5Q मल्टीप्लाइड बाय 2/3, यानी कि ये बना 10Q/3। ठीक है जी। अब इस पे चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। इस पे अगर मुझे चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो सिग्मा 2 डैश विल बी द चार्ज विच इज 10Q/3 मल्टीप्लाइड बाय, क्या करेंगे, द एरिया which is 4 pi multiplied by 2r का whole square. That's how it comes. So clearly this is going to be equals to 10, और q के बदले में वैल्यू डाल देते, देखो q is sigma into 4 pi r square. So sigma into 4 pi r square divided by, क्या बन जाएगा, let's say 3 into 4 pi into 4 r square. A little bit of calculation is there. अब तो cancellation है, 4 pi r square, 4 pi r square gets cancelled, तो ये बना 10 sigma by 12, यानी कि 5 sigma by 6, और 5 sigma by 6 that is present in option number 1. Okay, question number 9. Let's see what does it say. Charge on capacitor has been increased by 2 coulomb. The energy stored in it increases by 21%. Original charge निकालना है। अब अगर चार्ज के टर्म्स में एनर्जी लिखनी है, the best expression would be Q square divided by 2C. अब जरा ध्यान से देखो, चार्ज को 2 कूलम से बढ़ा दिया है, that means the new charge will be Q plus 2 whole square, and the energy increases by 21%, that means that will be U plus of 0.21 U, क्योंकि 21% का मतलब 0.21, right? So we have done. मुझे क्या निकालना है? Original charge on the capacitor. That means I have to find the value of Q. Now this is not big issue. एक काम करते हैं, देखो ये जो second equation, ये क्या बनेगा, 1.21 right multiplied by U, और U के बदले में Q square divided by 2C. Let's put it there. And that is equals to, ये बना Q plus 2 whole square divided by 2C, and 2C and 2C gets cancelled.
आपको ऐसा लग सकता है द कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं है. लेट्स सी व्हाट आई विल डू इज दैट q plus 2 whole square by q square is 1.21. Let me take the square root on both the side और ये बनेगा 1.1. So this is q plus 2 is 1.1 q. यानी 0.1 q is equals to 2. So q will be 2 divided by 0.1. That means 20 coulomb. And that is present in option number 2. Question number 10. Two identical parallel plate capacitors are connected with battery with switch S is closed. Okay, पहले switch closed था. तो ऐसा करने पर यहाँ चार्ज CV और यहाँ पर भी चार्ज CV था. The switch is now open, ठीक है, and the free space between the plates of the capacitor is filled with medium of dielectric constant K. ठीक है, वो कर लेंगे. Ratio of total energy before and after. अच्छा, before की जो energy है U initial, भाई इसकी energy है half CV square, so that is CV square. लेकिन हुआ क्या, आफ्टर वाली सिचुएशन कुछ ऐसी है. स्विच को हमने ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद द डाइलेक्ट्रिक हैज बीन फिल्ड. देखो, अगर डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तब तो सीधी सी बात है कैपेसिटेंस Kc बन जाएगा. इफ यू सी द लेफ्ट कैपेसिटर, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द बैटरी. तो बैटरी रिमेनिंग कनेक्टेड, the potential difference remains constant. तो इसका potential difference तो V ही रहेगा. एक काम करते हैं, let me write the final energy of this. ये बनेगा half capacitance Kc potential difference V, तो V का square कर दो, half Kc V square. लेकिन ये isolated capacitor है और isolated capacitor में आपको पता है charge remains constant. तो पहले चार्ज कितना था CV, अभी भी चार्ज इतना ही रहेगा. तो जब मैं एनर्जी लिखूंगा आई विल राइट इन द फॉर्म ऑफ q स्क्वायर बाय 2c, क्योंकि दैट बिकम्स कन्वीनियंट. तो q स्क्वायर बाय 2c कैपेसिटेंस विल बी Kc. अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. हाफ Kc मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर प्लस ऑफ, ये बनेगा देखो C स्क्वायर V स्क्वायर, तो C कट जाएगा, C V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऑफ K. दिस इज हाफ CV स्क्वायर multiplied by K plus 1 by K. So this comes out to be half CV square multiplied by, this is K square plus of 1 divided by K. लो जी, फाइनल एनर्जी मिली. इनिशियल एनर्जी तो यहाँ है ही, हमें रेशियो निकालना था बिफोर एंड आफ्टर का. तो रिक्वायर्ड रेशियो इफ आई कॉल R, दैट इज CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय CV स्क्वायर बाय 2 multiplied by K square plus of 1 divided by K. So this comes out to be 2K upon K square plus of 1. और ये कहाँ है? This is present in option number 3.